वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। अब हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2017 समान अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 9 की। यह प्रश्न है, भारत की विविधता के संदर्भ में क्या यह कहा जा सकता है कि राज्यों की अपेक्षा प्रदेश सांस्कृतिक इकाइयों को रूप प्रदान करते हैं? अपने दृष्टिकोण के लिए उदाहरण सहित कारण बताइए। 150 शब्द और 10 अंक के इस प्रश्न की जो मूल विशेषता है जिस पे आपको ध्यान देना है वह यह है कि एक तो आपके भारत की विविधता के संदर्भ में और राज्यों की अपेक्षा प्रदेश सांस्कृतिक इकाइयों को रूप प्रदान करते हैं। अपने दृष्टिकोण के उदाहरण यानी आप यहाँ पे राज्यों और प्रदेश, सामान्य रूप से स्टेट और रीजन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है इस पे आपको विचार करना है। जब हम राज्यों के बारे में बात करते हैं तो राज्यों का मतलब होता है राजनीतिक सीमाओं के अंतर्गत किसी राज्य की सीमा। और जब हम प्रदेश की बात करते हैं तो प्रदेश वास्तव में सामान्य रूप से उसकी भौगोलिक स्थितियों से निर्धारित होता है। और इस संदर्भ में यह प्रश्न इसी पॉलिटिकल स्पेस और ज्योग्राफिकल स्पेस के संदर्भ में ही इस प्रश्न पे आपको विचार करना चाहिए। और इस संदर्भ में यह क्वेश्चन है कि भारत की विविधता के संदर्भ में क्या यह कहा जा सकता है कि राज्यों की अपेक्षा प्रदेश सांस्कृतिक इकाइयों को रूप प्रदान करते हैं? सामान्य रूप से इस प्रश्न का जो मंतव्य है वह यह है, यह प्रश्न यह कहना चाहता है कि संस्कृति जो है वह राजनीतिक परिक्षेत्र से विस्तृत होती है। यानी संस्कृति जो है वह राजनीतिक क्षेत्र की मोहताज नहीं होती। वह दरअसल यह प्रश्न यह कहना चाहता है और इसी पे आपको अपना दृष्टिकोण स्थापित करना है उदाहरण और कारण बताते हुए। तो इस प्रश्न को जो हम लिखेंगे तो इसे लिखने का तरीका यही होना चाहिए कि भारत सांस्कृतिक विविधताओं का देश है। यहाँ संस्कृतियाँ राजनीतिक रेखाओं से कहीं ज़्यादा भौगोलिक और पर्यावरणीय विशिष्टताओं को व्यक्त करती हैं। निश्चित रूप से जब देश का निर्माण हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ तो भाषा के आधार पर और फिर आगे के दिनों में क्षेत्रों के आधार पर, ज़रूरतों के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, उस क्षेत्र के विशेष की जो आबादी थी उसके आधार पर, इस तरह के तमाम आधारों को अलग अलग समय में आर्थिक आधार पर अलग अलग समयों पर राज्यों का निर्माण किया गया। और ये राज्यों का जो निर्माण किया गया उसके पीछे की एक विशेष राजनीति भी थी, यानी राजनीतिक परिक्षेत्र भी था। जिस राजनीतिक परिक्षेत्र का या राजनीतिक जरूरतें थी उन समस्त राजनीतिक जरूरतों के अंतर्गत निर्माण किया गया था। लेकिन हकीकत यही है कि ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे आपको जिस परिप्रेक्ष्य में हम आगे बात करने जा रहे हैं, जो आपको यह लगेगा कि भले ही यह किसी एक राजनीतिक क्षेत्र का निर्माण कर दिया गया। जैसे अगर मैं कहूं कि भोजपुरी भाषा जो है वो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के इलाकों में भी बोली जाती है और इसके साथ साथ वह बिहार में भी बोली जाती है, झारखंड में भी बोली जाती है। और हकीकत तो ये है कि एक व्यापक इलाका उसके आसपास का अन्य राज्योों का भी वह उसके दायरे में कहीं ना कहीं चला आता है। यानी भोजपुरी भाषा को आप ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ बिहार की भाषा है या सिर्फ उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की भाषा है या फिर वो झारखंड की भाषा है। ऐसे आप उसका व्याख्यायित नहीं कर सकते क्योंकि वह राजनीतिक सीमाओं में नहीं बंधी हुई है, बल्कि उसकी जो सीमाएं हैं वह भौगोलिक परिदृश्य में है और भौगोलिक परिदृश्य उसका काफ़ी बड़ा है जो राजनीतिक सीमाओं को तोड़ता है, उसको उपेक्षित करता है। तो भारत सांस्कृतिक विविधताओं का देश है। यहाँ संस्कृतियाँ राजनीतिक रेखाओं से कहीं ज़्यादा भौगोलिक और पर्यावरणीय विशिष्टताओं को व्यक्त करती हैं। यह दरअसल मुझे लगता है कि आपकी प्रस्तावना में यह संदर्भ स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। आज़ादी के बाद भारत में राज्यों का गठन का मूलाधार भाषा रहा। भाषा स्वयं भी एक सांस्कृतिक तत्व है और कई जगह यह राज्य की सीमाओं का अतिक्रमण भी करती है। जैसे भोजपुरी, यह भाषा पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार और झारखंड की भी भाषा है। उत्तर पूर्व के राज्य आदिवासी बहुल संस्कृति के प्रतीक हैं। इस क्षेत्र के जीवन में वन्य जीवन पर निर्भरता और रीति रिवाजों तथा खान पान में सांस्कृतिक एकरूपता देखने को मिलती है। अब नॉर्थ ईस्ट जिसमें आप 7 सिस्टर्स है प्लस सिक्किम है, अब इस पूरे इलाके में यह एक दरअसल हकीकत यह है कि यह अपने परंपरागत रूप से यह एक आदिवासी बहुल संस्कृति के प्रतीक हैं।
और हमने इनको भले ही राजनीतिक मजबूरियों के चलते या राजनीतिक ज़रूरतों के चलते यह अलग अलग राज्यों के खाने में बटे हों, लेकिन यह इनकी जो संस्कृति है वह व्यापक रूप से उन सांस्कृतिक तत्वों में कहीं ना कहीं एकरूपता देखने को मिलती है और व्यापकता देखने को मिलती है, और उस एकरूपता में भी विविधता देखने को मिलती है। तो इस संदर्भ में आप अगर इस पर देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनका जीवन जो है वन्य जीवन पर निर्भर है, रीति रिवाजों और खान पान में के साथ साथ सांस्कृतिक एकरूपता भी उसमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से जो राजनीतिक अभिव्यक्ति है उससे कहीं विस्तृत है इनकी भौगोलिक अभिव्यक्ति। द्रविड़ संस्कृति दक्षिण के राज्यों की विशेषता है। खान पान की आदतों जो कि बड़े पैमाने पर समुद्री जीवों पर निर्भर है से लेकर वैवाहिक संबंधों तक में एकरूपता दिखती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा से लेकर पंजाब तक भाषा, संवाद, अदायगी से लेकर अन्य सांस्कृतिक तत्वों में एकता के अनेक पहलू हैं। अब यह भी आपको स्पष्ट है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका, हरियाणा और पंजाब का इलाके में जो भाषा की समानता है इस इलाके में, वह किसी भौगोलिक स्थिति से ही आप इसको समझ सकते हैं। अगर इसको राजनीतिक दायरे में समझना चाहेंगे या राजनीतिक परिधि से समझना चाहेंगे तो यह बहुत ही संकीर्ण लगेगी, जबकि इसका विस्तार जो है वह राज्यों से इतर है, यानी राज्यों से आगे जाकर है। और इसमें आप पाएंगे कि लोहड़ी जैसे त्यौहार जो ऐन मकर संक्रांति का दिन पड़ता है उससे एक दिन पहले पड़ता है यह त्यौहार। और इन सबसे बेहतर उदाहरण यह लोहड़ी का एक ऐसा त्यौहार है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा और पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। यानी संस्कृति राजनीतिक सीमाओं की मोहताज नहीं होती है। इन्हीं अर्थों में राज्यों की अपेक्षा प्रदेश सांस्कृतिक इकाइयों को रूप प्रदान करते हैं। आपको इस प्रश्न को इसी अर्थ में और इसी संदर्भ में समझना होगा और 150 शब्द में आपको बेहतर से बेहतर अपने उदाहरण लिखते हुए उसको स्पष्ट करने होंगे। शुक्रिया। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।